बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है, इसको पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है और उसमें ख़ास तौर पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। मेन फंक्शन जो है किडनी का, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, मेन फंक्शन किडनी का है क्लींजिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और इस फिल्ट्रेशन के नतीजे में किडनी प्रोड्यूस करते हैं यूरिन। बाज़ बुक्स में किडनी का फंक्शन जो है वो जस्ट यूरिन फॉर्मेशन जो है वो लिखा गया है जी। किडनीज मेन फंक्शन इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में दो तरह से पूछा जाता है। माज़रत मैं बताना भूल गया, आज हमारा बायोलॉजी ग्रेड 10 जो है उसका लेक्चर है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो मैं बता रहा था कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है, इसमें मेन फंक्शन जो किडनी का है दैट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि किडनी का जो फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन भी है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। अब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है या यूरिन फॉर्मेशन जो है, किडनी इस प्रोसेस को, इस फंक्शनिंग को, इस फंक्शन को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। नंबर 1 पे प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और नंबर 3 पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप्स में किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। असल में किडनी का फंक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन जी। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। लेट्स से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। नेफ्रॉन जो है उसमें मेनली 2 पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कई तरह से जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। पीटीबी की बुक में जो उन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है नेफ्रॉन का, मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, एक सीक्वेंस से ड्रॉ करूँगा। उन्होंने इसको जो है वो 2 साइडों पे ड्रॉ किया हुआ है। हम इसको यानी कि एक साइड पे, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे और थ्रू आउट जो है एक ही साइड पे जो है वो इसको ड्रॉ करते जाएंगे किडनी के स्ट्रक्चर को। इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स जो हैं इनको समझने में हमें आसानी होगी। अब नेफ्रॉन जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है इसमें मेनली 2 चीज़ें शामिल हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, इस रीजन को आप कह सकते हैं नॉन ट्यूबुलर पार्ट। ये जो पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट के स्टार्ट होने से पहले वाला पोर्शन जो है ये है नॉन ट्यूबुलर पार्ट, और हम इसको नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल। और हमने ये भी पढ़ा है कि रीनल कॉर्पसल जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे इसका पार्ट है जी बुमैन्स कैप्सूल, बुमैन कैप्सूल। और नंबर 2 पे, नंबर 1 पे बुमैन्स कैप्सूल, और नंबर 2 पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। लेट्स से ये आर्ट्रियोल है। आर्ट्रियोल जो हैं ये जैसे ही एंटर होते हैं इनटू ग्लोमेरुलस, ये इस तरह से डिवाइड होकर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देते हैं। और कैपिलरीज का नेटवर्क बनाने के बाद दोबारा से फिर ये रीजॉइन होते हैं और इस तरह से दोबारा से फिर आर्ट्रियोल बना देते हैं।
जी इस साइड से लेट से ब्लड आ रहा है इनटू नेफ्रॉन, और दूसरी साइड से जो है वो ब्लड लीव कर रहा है नेफ्रॉन के पार्ट रीनल कॉर्पसल को। अब ये कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया है। हम इस कैपिलरीज के नेटवर्क को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। जी फर्स्ट पार्ट जो है रीनल कॉर्पसल का बुमेन्स कैप्सूल, एंड सेकंड पार्ट जो है इट इज़ ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, हमने 3 स्टेप्स को पढ़ना है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से फिर एक बार स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसको ज़रा एलेबोरेट करना चाहता हूँ ताकि हम जो है वो इन पार्ट्स को जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ consisted ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट की हमने अभी बात कर ली, दैट इज़ रीनल कॉर्पसल। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसको हम नाम भी रीनल ट्यूब्यूल का देते हैं। रीनल ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। इस पार्ट को नाम दिया जाएगा, एक पार्ट था इसका रीनल कॉर्पसल, ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ नेफ्रॉन, और सेकंड पार्ट जो है ये यहाँ से लेके थ्रू आउट ये नेफ्रॉन है। हम इसको नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। सो ये सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के हमने फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से? नंबर 1 पे ये है जी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैं इसको PCT शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये है जी DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जबकि ये जो पार्ट है हम इसको नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल, इसके 2 पार्ट्स बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और रीनल ट्यूब्यूल जो है इसके 3 पार्ट्स। कौन कौन से जी? नंबर 1 पे PCT, नंबर 2 पे लूप ऑफ हेनले, और नंबर 3 पे DCT। जी एक बार फिर से हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है उसको रिव्यू कर लिया। अब हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। एक्चुअली हम फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली तमाम नेफ्रॉन जो हैं वो मिलकर फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है बनाते हैं। यानी कि हर एक नेफ्रॉन अपने अपने लेवल पे जो है वो यूरिन फिल्ट्रेशन, उसका ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही, और इस तरह से ये कलेक्टिव फंक्शन बन जाएगा किडनी का। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट कहा जी ये रीनल कॉर्पसल है और रीनल ट्यूब्यूल। मैंने इसलिए इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है, आपको ये बात समझानी है कि फर्स्ट पार्ट जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप ऑफ किडनी फंक्शनिंग। किडनी फंक्शनिंग जो है मेन काम क्या है इसका? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या यूरिन फॉर्मेशन, या यूरिन फॉर्मेशन। दिस फंक्शन इज़ कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। नंबर 1 पे फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है इट अकर्स इन रीनल कॉर्पसल। आप अगर इस एरिया को हम इसको थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए इस तरह से समझ लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास है जी बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल वॉल है, इसके साथ कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है वो बहुत ही क्लोजली इस तरह से कैपिलरीज़ का नेटवर्क है। ठीक है जी। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ
कि जब रीनल आर्टरी एंटर होती है इनटू किडनी, रीनल आर्टरी एंटर होती है इनटू किडनी, ये डिवाइड हो जाती है इनटू रीनल आर्ट्रियोल्स, और वो फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, फर्दर डिवाइड होते जाते हैं। जब उनका डायमीटर बहुत कम रह जाता है तो वो बनाते हैं जी एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये है जी एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन के पास आप कह सकते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं ये लेके जाते हैं ब्लड को टुवर्ड्स रीनल कॉर्पसल। ये ब्लड इधर से आ रहा है। ब्लड जब यहाँ पे एंटर होता है रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल, ये फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देती है, हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की। आप इस तरह से कह लें कि रीनल आर्टरी जो है जब ये इस तरह से डिवाइड होती है, जैसे ये एंटर होती है इनटू किडनी, तो रीनल आर्टरी इस तरह से डिवाइड होकर रीनल आर्ट्रियोल्स बना दिए। रीनल आर्ट्रियोल्स ने फिर फर्दर डिवाइड होके, बारहा डिवाइड होके एफरेंट आर्ट्रियोल्स बना दी। रीनल आर्टरी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वही ब्लड प्रेशर जो है एफरेंट आर्ट्रियोल और अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर होता है। इसकी रीज़न ये है कि किडनी का जो वेट है, किडनी का जो वेट है ये लेस देन 1% ऑफ आवर बॉडी वेट है। किडनी का वेट हमारी बॉडी वेट से लेस देन 1% होता है। इसके बावजूद किडनीज़ जो हैं इनको सप्लाई मिलती है अबाउट 20% एट ईच कार्डिक साइकिल। हर बार जब हार्ट बीट करता है तो उससे जो सप्लाई मिलती है पूरी बॉडी को, उसका 20% ब्लड जो है, 20% ब्लड जस्ट किडनीज़ में से पास होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किडनीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर किस कदर ज़्यादा होगा। अब ब्लड प्रेशर की वजह से एफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड आ रहा है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं इनमें से फिल्ट्रेशन होती है। इनमें से चंद चीज़ें जो हैं वो ग्लोमेरुलस से निकल के ये एंटर हो जाती हैं इनटू बुमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पे आप समझ लें कि ये बुमेन कैप्सूल है, यहाँ से कुछ मटेरियल जो है वो एंटर होगा इनटू बुमेन्स कैप्सूल। इस बुमेन कैप्सूल के अंदर ये जो मटेरियल एज वेस्ट एंटर हो रहा है इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इट कंटेन्स ग्लूकोज, वाटर, यूरिया एंड सम सॉल्ट्स। तो इसके अंदर मेनली ये चीज़ें हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये वेस्ट मटेरियल जो है प्रेशर के तहत इधर से फिल्ट्रेट होके यहाँ पे जमा हो गया इन बुमेन कैप्सूल। ये फर्स्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक बात आपने समझी कि असल में ग्लोमेरुलस से वेस्ट मटेरियल जो है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो एंटर हुआ है बुमेन्स कैप्सूल में। तो एक बात हमें शॉर्टली ये समझ में आई कि ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन एक्चुअली सेक्रीशन जो है वो जो भी हो वो ऐड हो रही है फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, ब्लड टू नेफ्रॉन। इसको ज़रा याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में ब्लड से कुछ मटेरियल जो है जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या वेस्ट मटेरियल जो है ये एंटर होता है इनटू बुमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ से इस मटेरियल ने मूव करना है इस तरफ को, ये मटेरियल मूव करेगा इस तरह से। इसने थ्रू आउट नेफ्रॉन जो है वो मूव करना है एट एंड तक। इस तरह से, तो ये इस तरह से फ्लो करेगा। अब ये फर्स्ट स्टेप में प्रेशर फिल्ट्रेशन में
जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है ये एज़ इट इज़ जो है वो यूरिन नहीं बनेगा, हम इसको यूरिन नहीं बोल सकते, ये एज़ इट इज़ यूरिन नहीं बनेगा, बल्कि इसको फर्दर डिफरेंट स्टेप्स में से जो है वो पास होना पड़ेगा। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, यहाँ पे एक और बात ज़रा समझनी है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन हो रही है, हम इसको नाम एब्जॉर्प्शन का दे सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ग्लोमेरुलस वेस्ट मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो एंटर हुआ इनटू बुमेन्स कैप्सूल, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, रीअब्जॉर्प्शन में एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, वो ये कि रीअब्जॉर्प्शन में बेटा नेफ्रॉन से कुछ मटेरियल जो है वो एंटर होगा इनटू ब्लड, और ये कौन सा मटेरियल होगा, इट विल बी सिलेक्टिव वन। सिलेक्टिव मटेरियल जो है इसको नेफ्रॉन से वापस लिया जाएगा, नेफ्रॉन से वापस लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल होता यूँ है कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स ये डिवीजन के बाद ग्लोमेरुलस बना देते हैं और बाद में फिर इनकी ज्वाइनिंग से ये जो आर्ट्रियोल बने हैं हम इनको बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल। ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं ये आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं, ये इस तरह से इधर चल के ये डिवाइड हो जाते हैं और कैपिलरीज़ का नेटवर्क बनाते हैं। मैं जस्ट एक कैपिलरी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कैपिलरीज़ का इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, इस तरह से। तो कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क है, ठीक होगा जी। अब होगा यूँ कि ये जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है इनमें से मैं एक अगर कैपिलरी जो है वो यहाँ पे इसको क्लियर जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये कैपिलरी है और इसमें ब्लड ये फ़्लो कर रहा है, इसमें ब्लड फ़्लो कर रहा है। इसी तरह से इधर भी एक कैपिलरी है, ब्लड इसमें फ़्लो कर रहा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, हालांकि इतनी बड़ी कैपिलरीज नहीं है, ये बहुत थिन वॉल्ड हैं और बहुत थिन है। इनमें से एट ए टाइम एक रेड ब्लड सेल जो है वो मूव कर रहा होता है, पास हो रहा होता है। अब ये एक कैपिलरी है, एक ये कैपिलरी है। होगा यूँ कि मटेरियल जो है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये इधर मूव करते हुए इस दौरान क्या होगा कि ये नेफ्रॉन से मटेरियल जो है कुछ वो एंटर होगा इनटू ब्लड कैपिलरीज़। इसी तरह से इधर से भी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर कुछ मटेरियल एंटर हो रहा होगा। ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल में ख़ास तौर पर वाटर मौजूद होगा, इसके अंदर वाटर है, इधर भी वाटर है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इन सेकंड स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सारा का सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो एंटर नहीं होगा, वो यूरिन नहीं बनाएगा, बल्कि इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वापस ले ली जाएंगी दोबारा से इनटू ब्लड। इसको रीअब्जॉर्प्शन बोला जा रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर से जो है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, ब्लड से नेफ्रॉन में, जिसको हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम दिया। अब दोबारा से फिर नेफ्रॉन से कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लड में ली जा रही। ऐसा क्यों होता है? असल में ये बॉडी की सॉल्ट एंड वाटर कंडीशंस जो हैं उनको देख के ऐसा होता है। अब बॉडी की सॉल्ट और वाटर कंडीशन जो हैं इनको देख के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक एक्सक्रीशन स्क्रीट होती है, वेजोप्रेसिन या एडीएच हम बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को तब स्क्रीट किया जाता है जब बॉडी में वाटर जो है उसकी शॉर्टेज हो। अगर पानी की कमी है बॉडी में, ब्लड में, बॉडी फ्लूइड्स में पानी की कमी है, तो फिर जो वाटर इसका हिस्सा बना था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, इस वाटर को वापस ले लिया जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा बनने वाला वाटर जो है इसको वापस ले लिया जाएगा दोबारा नेफ्रॉन से इनटू ब्लड। इसी तरह से कुछ सॉल्ट्स जो हैं उनको भी दोबारा से इनटू ब्लड ले लिया जाएगा। अब इसको हम बोल रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें यूरिया या दूसरे सॉल्ट्स वगैरह जो हैं उनमें से सिलेक्टिव सॉल्ट्स ले लिए जाएंगे, यूरिया को भी एज इट इज़ जाने दिया जाएगा, कुछ क्वांटिटी जो है वाटर की। यहाँ पे एक बात ज़रा आपने और जहन नशीन फरमानी है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान अप टू 99% फिल्ट्रेट जो है इट कैन बी टेकन इनटू ब्लड अगेन, यानी कि ब्लड में 99% तक ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसको वापस लिया जा सकता है। जब ये इधर से पास हो रहा है तो इसमें से ब्लड से 99% तक वाटर और दूसरे सॉल्ट्स जो हैं उनको वापस लिया जा सकता है। यहाँ पे एक दो बातें और काबिल ज़िक्र हैं, वो ये कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं ये अलाउ करती हैं रीअब्जॉर्प्शन
ऑफ वाटर इन टू ब्लड कैपिलरीज। ये अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि रीअब्जॉर्प्शन हो कहाँ पे रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो कहाँ पे रही है और किस जगह पे जो है वाटर एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जहन नशीन फरमा लें कि कैपिलरीज़ के अंदर, ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर वाटर आ रहा है फ्रॉम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में से ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर वाटर आ रहा है। सो पीसीटी और डीसीटी जो हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं, दे अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड। इसी तरह से हमने लूप ऑफ हेनली जो है इसको पढ़ा, इसके दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं। लूप ऑफ हेनली जो है इसके दो लिम्स हैं, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये लिम्ब, और एक ये असेंडिंग लिम्ब है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, इट अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा इनटू ब्लड। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है, ये ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग लिम्ब, इसमें ख़ास तौर पर सोडियम आयंस और बिलमूम, इसमें दूसरे सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो एक्टिवली थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हैं इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनली जो है, इस लूप ऑफ हेनली जो है इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब, इट इज़ कंसर्न विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया जी। इसी तरह से डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, इट इज़ कंसर्न विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को अलाउ करता है यहाँ पे, यानी कि जो कैपिलरीज़ हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं ये सोडियम और दूसरे आयंस को जो है वो रीअब्जॉर्ब करेंगी। अब इसके बाद फाइनल स्टेप है। अच्छा, एक बात और, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से ऑस्मोसिस है एंड डिफ्यूजन। तो डिफरेंट तरह के जो प्रोसेसेस हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ताकि ब्लड कैपिलरीज़ में दोबारा से फिर वाटर और दूसरे सॉल्ट्स को जो है वो पिक किया जा सके। नेक्स्ट है जी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन से क्या मुराद है? यहाँ पे अगेन ये बात ज़रा जहन नशीन फरमा लें कि यहाँ से फिर ब्लड से कुछ मटेरियल एंटर हो रहा है इनटू नेफ्रॉन, लेकिन ये कौन सा मटेरियल है इसको हम अभी देखते हैं। इसमें कौन सा मटेरियल था? इसमें ख़ास तौर पर जो है वो वाटर था, कि नेफ्रॉन से ब्लड में जा रहा है वाटर और कुछ सॉल्ट्स, ख़ास तौर पर सोडियम सॉल्ट्स। अब यहाँ पे ब्लड से नेफ्रॉन में कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। इन चीज़ों में ख़ास तौर पर यूरिया और क्रिएटिनिन और इसी तरह के दूसरे वेस्ट जो हैं इनको ब्लड से दोबारा से फिर पोर किया जाता है इनटू नेफ्रॉन, ब्लड से दोबारा से फिर पोर किया जाता है इनटू नेफ्रॉन। अब थर्ड स्टेप जो है ये जस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है, थर्ड स्टेप जो है इट इज़ परफॉर्म जस्ट टू मेंटेन ब्लड pH between 7.35 to 7.45। ये नंबर आपने याद रखना है, 7.35 to 7.45। अब आपकी बुक में एक बात और उसने मेंशन की हुई है, ब्लड की यूरिन की कॉम्पोजिशन, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात काबिल ज़िक्र है, वो ये कि एवरेज ह्यूमन बीइंग में 1.4 लीटर पर डे यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये क्वांटिटी भी याद रखनी है। और ये जो 1.4 लीटर है ये करीबन टोटल प्रोड्यूस होने वाले का 1% है। टोटल जो फ़िल्टर होने वाला कह लें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका 1% है। इससे क्या मुराद है, हमारी किडनीज़ इस कदर एफिशिएंट हैं कि यहाँ पे अगर 100 ml फ़िल्ट्रेट हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट,
तो इसकी इस कदर रीअब्जॉर्प्शन की जा सकती है कि यहाँ पे जस्ट 1 ml बाकी रह जाए, यानी कि यूरिन जो बने वो 1 ml बने। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 100 ml है तो यूरिन जो बने वो जस्ट 1 ml। और बाज़ बुक्स के अकॉर्डिंग 99.5% रीअब्जॉर्प्शन की जा सकती है, जस्ट 0.5 ml जो है, जस्ट 0.5 ml ये यूरिन बनेगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के लास्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। जी यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, ह्यूमन यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हम एक तरफ फैक्टर्स लिखेंगे और दूसरी तरफ उनकी क्वांटिटीज़ लिखेंगे। जी नंबर 1 पे सबसे पहले वाटर जो है ये कंपोनेंट है ह्यूमन यूरिन का। नंबर 2 पे यूरिया। नंबर 3 पे सोडियम आइंस। नंबर 4 पे क्लोराइड आइंस। नंबर 5 पे पोटेशियम आइंस और अदर सॉल्ट्स। जी इनकी क्वांटिटीज़ क्या है इनको ज़रा देख लेते हैं। वाटर जो है ये 95% तक जो है वो यूरिन का हिस्सा होता है, अप टू 95%। यूरिया जो है ये है जी 9.3 ग्राम पर लीटर, 9.3 ग्राम पर लीटर। इसी तरह से सोडियम आयन जो हैं इनका पर लीटर के हिसाब से 1.17 ग्राम्स, 1.17 ग्राम्स पर लीटर। क्लोराइड आयन जो हैं 1.87 ग्राम्स पर लीटर। और इसी तरह से पोटेशियम आयन जो हैं ये 0.750 ग्राम पर लीटर। और जो अदर सॉल्ट्स हैं ये वेरिएबल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो है इनकी कंसंट्रेशन हो सकती है। सो जी आज का हमारा टॉपिक था फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, और याद रखने के लिए ये आपके पास सीक्वेंस है ब्लड टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन टू ब्लड एंड ब्लड टू नेफ्रॉन। लेकिन इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ब्लड से नेफ्रॉन में जा रही हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ब्लड टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन टू ब्लड, यानी कि फर्स्ट स्टेप में प्रेशर फिल्ट्रेशन में ब्लड से कुछ चीज़ें जो है वो एंटर होती हैं इनटू नेफ्रॉन, जबकि सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कुछ चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट चला गया उसमें से वापस ली जाती हैं इनटू ब्लड। और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसमें दोबारा से फिर ब्लड से कुछ चीज़ें जो हैं उनको एंटर करवाया जाता है इनटू नेफ्रॉन, ताकि यूरिन जो है वो कंप्लीट हो सके, उसकी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो सके। और साथ ही साथ जो है मेन पर्पज़ जो होता है इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन का, वो होता है टू मेनटेन ब्लड पीएच एट 7.35 टू 7.45। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक। और एंड पे हमने कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन को देखा। ये कॉम्पोजिशन जो है वो MCQs वगैरह के लिहाज से जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।